हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन शॉट रिवीजन। तो गाइज, जैसे हमने सोचा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 2.5 घंटे की रिकॉर्ड हो या फिर 3 घंटे की। तो गाइज, मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट करेंगे हम। एक पार्ट 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास, फिर नेक्स्ट पार्ट भी 1.5 से 2 घंटे के आसपास। एक जो अभी देख रहे हैं और एक आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। क्योंकि गाइज एक साथ अगर हम 3-3.5 घंटे की वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कंसंट्रेशन इतनी देर हो नहीं पाएगी। आप देखोगे उसको फिर भी ब्रेक ले लेके ही है ना। तो मैंने सोचा कि एक पार्ट अब मिल जाता है आपको और एक कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ना तो ज़्यादा माइंड पे प्रेशर पड़ेगा कि अरे 3.5 घंटे का लेक्चर देखना, 3.5 घंटे का लेक्चर देखना है। हाफ डेढ़ घंटे के आसपास लेक्चर होगा ना, तो आपको भी होगा कि छोटा सा लेक्चर चलो देख लेते हैं, और मन भी करेगा उसको देखने का, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर सीरीज क्या होती है, जीरोज क्या होती है, एनालिटिक फंक्शन की पोल क्या होता है, सिंगुलरिटीज क्या होती है, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड। कल जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा उसमें आएगा बिहेवियर चेक करेंगे इन्फिनिटी पे, रेसिड्यू चेक करेंगे इन्फिनिटी पे, फिर आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे, और फिर उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंटिन्यूटी, वो सब नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो गाइज, इसमें क्या होता है, आपने जब लेक्चर थ्योरी लेक्चर किए है कॉम्प्लेक्स के, तो वहाँ पे हम सबसे स्टार्ट करते थे कोशी फॉर्मूला से, है ना। कोशी इंटीग्रेशन क्या होता है, बट कोशी इंटीग्रेशन से भी पहले हमारा एक अलग है। इसमें मतलब हमारा कोशी का कोई यूज नहीं होने वाला, बस हमें क्या पता है वो इंटीग्रेशन दे देगा। इंटीग्रेशन सोल्व करना आप लोगों को आता है, लेकिन वो अब क्या देगा, वो लाइन इंटीग्रल देगा। तो कैसे करोगे, तो देखो हमारे पास होती है लाइन, लाइन सिगमेंट और फिर रे होती है ना। तो आपको ये पता होगा लाइन सिगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है और रे क्या होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन देगा वो लाइन सिगमेंट से। तो इसमें क्या होगा गाइज, ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन फॉर्म Z1 टू Z0 टू Z1, ये 2 पॉइंट दे दिए। तो हम इससे Z की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ऐसे क्या करना होता है गाइज, Z0 1 - t प्लस Z1 t। और इंटीग्रेशन की लिमिट देखो अभी हमें दी नहीं थी। जब हम z को इस फॉर्म में बना लेंगे तो इंटीग्रेशन वेरी करा देते हैं 0 से 1 पे। कैसे, देखो जैसे एक क्वेश्चन देखो, इसमें दे दिया x² प्लस आयोटा y³ dz, और जो c है लाइन, स्ट्रेट लाइन दे दी गाइज हमें Z1 टू Z इजिकल टू आयोटा। सो 1 से आयोटा पे एक हमें क्या दे दी, लाइन दे दी। अब आप बोलोगे कि Z1 से Z आयोटा कहाँ होगा, आयोटा तो यहाँ पे होता है हमारे पास और 1 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या दे दी, एक लाइन दे दी। तो हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो हमें पता है z क्या फॉर्म होता है गाइज, Z0 मीन्स 1 - t प्लस आयोटा इंटू t। इसको करोगे तो z इजकल टू 1 - t प्लस आयोटा t। dz कर दो, यहाँ से dz कितना आ जाएगा, -dt प्लस आयोटा dt। आयोटा dt कॉमन ले लो तो -1 प्लस आयोटा dt। तो जो z की वैल्यू आई है, देखो अब z क्या होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y होता है। तो x को कंपेयर कर दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो आप लोग, कंपेयर करो। तो x आ जाएगा 1 - t, y आ जाएगा हमारे पास यहाँ से t। x आ गया, y आ गया, dz आ गया। इस इंटीग्रेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, और इंटीग्रेशन की लिमिट कर दो यहाँ से। देखो पहले 1 से आयोटा थी, लेकिन अब जब इस फॉर्म में पुट कर दिया तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो ठीक है, पुट किया dt की जगह पे, dz की जगह पे पुट किया -1 प्लस आयोटा dt, x के प्लेस पे 1 - t स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर था, y के प्लेस पे पुट किया t, तो t³ आ जाएगा हमारे पास। ये कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको बाहर ले दिया -1 प्लस आयोटा। इसको करोगे तो 1 - t का होल स्क्वायर था, तो इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो 1 - t का क्यूब बाई 3, और t का करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा t4/4। लिमिट पुट करो 0 से 1 पुट करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आयोटा बाई 4 प्लस 0 पुट करोगे तो एक माइनस यहाँ से आएगा, और एक लोअर लिमिट के लिए माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे आप लोग, इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा हमारे पास -7/12 प्लस आयोटा बाय 12। यही हमारा क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन में भी ऐसे ही देगा, आपको ऐसे इंटीग्रेशन दे देगा और लिमिट दे देगा लाइन इंटीग्रल की, और ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब 5 आएंगे अब तो ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा, फिर आपको आंसर बस क्या करना, टिक करना, सोल्व करके। ऐसे लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को क्या करना होता है गाइज, सोल्व करना होता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल से एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ग्रुप में भेजते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। क्यों, इसमें दे दिया गाइज रियल पार्ट ऑफ z dz, और जो z है हमारे पास वो दे दिया आपकी बार सर्कल। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास लाइन दी हुई थी, अब की बार क्या दे दिया, सर्कल दे दिया। तो सर्कल पे हमें रियल पार्ट बताना, dz का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 वे से करेंगे। मैंने जो शॉर्ट बताया वो लेंथ वाले से आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। देखो अब हमें पता है z इजिकल टू मोड z 1 है,
तो गाइज जेड जेड बार वन लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो मैं हमेशा बताती हूँ वो गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर बाई चांस क्वेश्चन में वो आर दे देता है ना, यहाँ पे मान लो उसने 2 दे दिया, तो यहाँ पे भी यही कर देते हैं, जेड जेड बार इज इक्वल टू 2 और जेड बार की वैल्यू निकालनी तो 2 बाई जेड कर देंगे। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये मोड होता है ना, इस मोड को इसमें कब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बनाना पड़ता है हमें। वन में तो हमें पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही रह जाता। अगर बाय चांस वो क्वेश्चन में हमें वन के प्लेस पे कुछ और देता ना, 2 3 4 कुछ भी दे देता, तो गाइज हम जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे ना, तो यहाँ पे भी जो भी क्वांटिटी देगा ना उसका स्क्वायर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि वो आप स्क्वायर खोलने लग रहे हो तो वहाँ पे वन है या नॉट इक्वल टू वन, कोई भी अदर क्वांटिटी है, अदर क्वांटिटी है तो उसका भी क्या होगा गाइज, स्क्वायर होगा। ठीक है ना? तो जैसे अगर ये बाई चांस 2 देता तो यहाँ पे जेड जेड बार करते तो 4 आता गाइज, ना कि 2 आता। ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये। अब देखो स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो मोड जेड का स्क्वायर इजिकल टू 1। अब इसको पुट कर सकते हैं मोड जेड के स्क्वायर को, जेड जेड बार इजिकल टू 1, जेड बार की वैल्यू आ जाएगी गाइज 1 बाई जेड। आप बोलोगे ये हमने क्यों किया, मैं बताती हूँ क्यों किया। क्योंकि हमें पता है रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता है गाइज। ठीक है ना? अब जेड बार की वैल्यू क्या होती है, हमने निकाल दी 1 बाई जेड होती है, तो जेड बार के प्लेस पे 1 बाई जेड पुट कर दो, तो जेड प्लस 1 बाई जेड, बाई में 2 था डी जेड, ये हो जाएगा गाइज जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 जेड डी जेड। अब देखो ये 2 पाई आयोटा इंटू 1 बाई 2 आ जाएगा जीरो पे वैल्यू। आप बोलोगे कैसे आई, तो गाइज इसके लिए अब हमारा जो यूज होगा ये क्वांटिटी आने के बाद अब आता है कोशी फॉर्मूला। कोशी फॉर्मूला क्या होता है गाइज, उसको समझना। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे नोट डाउन किया है, क्यों? क्योंकि हमारा जब कोशी का फॉर्मूला का यूज हुआ ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर बाय चांस आपको कोशी फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ आके कैसे करोगे। तो देखो कोशी फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन इन एन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। तो डोमेन पता है हमें क्या होती है, डोमेन होती है ओपन, जो डी होती है ओपन प्लस कनेक्टेड होती है, एंड सी इज एनी सिंपल क्लोज्ड कंटूर लाइंग एंटरली विद इन डी। सी क्या होता है, कोई भी कंटूर होता है, डी ओपन जैसे ऐसे, डी ऐसे, और सी इसके अंदर क्या कोई भी कंटूर है हमारे पास। देन फॉर एनी जेड नोट विद इन सी, कोई भी जेड नोट है जो सी के अंदर है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नोट, तो वो हो जाता है गाइज 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट। 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करो, जो जेड नोट पॉइंट आने लग रहा हमारे कंटूर के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, तो एफ जेड नोट। तो देखो इसमें 2 केस बन जाते हैं। अगर यहाँ पे जो जेड माइनस जेड नोट की पावर एन है, ठीक है ना, अगर n जैसे 1 2 3 है उस पे केस बनेगा गाइज। एक तो क्या है जेड माइनस जेड नोट की पावर n, और जो जेड नोट पॉइंट है ना, अगर ये हमारे कंटूर के जो भी हमारा रीजन दिया हुआ ना उसके अंदर है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कंटूर के अंदर है सिंगुलरिटी में, जो जेड पॉइंट है वो कंटूर के अंदर है, तो अगर n 1 हुआ तो 2 पाई आयोटा आ जाएगा, और n अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आ जाएगा 0। आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो गाइज ये था हमारा कोशी फॉर्मूला। एक होता कोशी फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर, इसमें क्या होता गाइज एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर एन देते, तो गाइज ये क्या होता है 2 पाई आयोटा तो रहेगा ही, अब की बार एफ जेड नोट भी रहेगा, लेकिन जितनी पावर है ना उससे एक कम फैक्टोरियल लेंगे और उतने टाइम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, फिर वैल्यू पुट करनी होती है। डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू पुट करनी होती है। बहुत से बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले वैल्यू पुट करने के बाद जब करोगे ना तो मोस्टली में आंसर 0 आ जाता है, और आंसर 0 होता नहीं है। तो जो लिमिट पुट करनी है ना, जो एफ जेड में जेड नोट पुट करेंगे वो बाद में पुट करेंगे, पहले डेरिवेटिव करना होता है। तो देखो ये फॉर्मूले बताए ना मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे, तो देखो अगर इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करें हम यहाँ पे एफ जेड से, एफ जेड कितना हो जाएगा गाइस, जेड माइनस जेड नोट है, तो 2 को तो बाहर ले लो आप लोग एक सेकंड के लिए, क्यों? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख दोगे ना जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड। इसको जेड माइनस 0 भी तो लिख सकते हो ना, तो ये यही तो बनने लग रहा है ना, एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, है ना। एन का काम कौन करने लग रहा है हमारे यहाँ पे, 1 करने लग रहा है। तो देखो ये वैल्यू अगर एन 1 है तो क्या हो जाती है 2 पाई आयोटा इंटू एफ जेड नोट आएगी ना, एफ जेड नोट। एफ जेड नोट क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो एफ जेड क्या है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 है। एफ जेड नोट पुट करोगे मीन्स 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और 1/2 भारी था तो वैल्यू आ गई 1/2। मल्टीप्लाई किससे करना है 2 पाई आयोटा से, तो 2 पाई आयोटा इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आयोटा वैल्यू आ जाएगी। एक तो मेथड था ये कोशी फॉर्मूले से, तो कोशी फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना आया कि क्या, कि हमें क्या दिया हुआ है, एक कंटूर दिया हुआ है। अगर हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अगर वो कंटूर के इनसाइड है तो हम कोशी फॉर्मूला लगा देंगे, और कंटूर के अगर अंदर कोई एनालिटिक मतलब कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट
जीरो हो जाती है। आप बोलोगे सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो वो आगे आएगा, डेफिनेशन आएगी, तब अच्छे से और समझ में आएगा। अभी के लिए आप जस्ट इतना समझ लो कि ये कॉची फॉर्मूला है, इसमें इस टाइप के फॉर्म फंक्शन देगा, कैसे एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नोट टाइप का फंक्शन दे देगा। जो जेड नोट पॉइंट है अगर ये सी के इनसाइड लाइट करेगा तो वैल्यूज हो जाती है 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नोट। कब? जब एन की वैल्यू 1 है। अगर एन ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यूज हो जाती है ये 2 पाई आयोटा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जितनी पावर है उससे एक कम फैक्टोरियल लेंगे, उससे एक कम टाइम डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का और फिर लिमिट पुट करेंगे। देखो एक वे से इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, इस क्वेश्चन को एक और वे से करते हैं। वो वे क्या है गाइज? ऐसे देखो, अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मूला याद नहीं था तो, जब तक हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं आया था तो कैसे करते? तो देखो रियल पार्ट जेड डी जेड मोड जेड वन दिया हुआ, मोड जेड वन है तो जेड को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। मोड जेड अगर हमारे पास जो लाइन सिगमेंट की फॉर्म थी गाइज, ऐसे इसकी फॉर्म है, तो जेड यहाँ पे क्या हो जाता है? आर ई की पावर आयोटा थीटा हो जाता है। आर स्क्वायर स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना। अगर मोड हटाना होता तो आर ई की पावर आइटा थीटा आ जाता हमारे पास, आर स्क्वायर नहीं आर आएगा। तो देखो 1 है तो 1 इंटू करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? जेड को डी मोवियर थ्योरम अप्लाई करो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, डेरिवेटिव करोगे तो साइन थीटा यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा वो आएगा। लेकिन अगर इसी का डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे, इस आप बोलोगे ये क्यों पुट किया? क्योंकि गाइज रियल पार्ट चाहिए था, तो इस फॉर्म से तो रियल पार्ट हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो इसको डी मोवियर से ओपन कर दिया तो रियल पार्ट आ गया कोस थीटा। डी जेड करेंगे तो आयोटा की पावर आयोटा थीटा डी थीटा पुट करो। जब एस टाइप की होती है, जब इंटीग्रेशन जब लाइन था तो 0 से 1 थी, अब सर्कल के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाती है? 0 से 2 पाई हो जाती है हमारे पास लिमिट, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई रियल पार्ट कितना आ गया? कोस थीटा इंटू डी जेड कितना आ गया? आयोटा की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। आयोटा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले कोस थीटा ई की पावर आयोटा थीटा को ओपन कर दो। अब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा, ए मल्टीप्लाई करो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाता है गाइस? साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो अब इस इंटीग्रेशन को करोगे तो 1/2 का कितना हो जाएगा? डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाई 2 साइन कोस का कितना हो जाएगा गाइज हमारे पास है साइन बाई 2 कोस का सॉरी प्लस साइन बाई 2 थीटा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस साइन थीटा का कितना हो जाएगा गाइज हमारे पास? साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा बाई 2। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी गाइज सॉरी, ठीक था ये, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया और ये प्लस ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम? ये लिमिट पुट करेंगे तो देखो 2 पाई बाई 2 प्लस इसमें साइन वाले में पुट करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, इसमें कोस में पुट करोगे तो कोस 4 पाई आ जाएगा। वो क्या होता है हमारे पास? इवन होता है हमारे पास, है ना। तो वहां से आ जाएगा आयोटा बाय 4, क्योंकि कोस 4 पाई का 2 पाई के मल्टीपल पे 1 देता है। माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो आयोटा बाय 4 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई आयोटा यहाँ से भी आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करो या फिर उस वे से कर दो कोशी फॉर्मूले से, वो आपकी चॉइस है। कोशी फॉर्मूले से बच्चे तभी मैंने इसको कोशी फॉर्मूले से पहले किया क्योंकि उनको कोशी फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है इस क्वेश्चन पे, और मोस्टली फिर वो सोचते हैं कि कैसे करें। इसलिए देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कितनी लाइन में हो गया? 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। यहाँ से थोड़ा फिर भी लेंथी हो गया, है ना। आपको कोस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसको इंटीग्रेशन करो, सोल्व करो, बट यहाँ से बहुत इजीली हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो कोशी का यूज करो या कैसे भी करो। अब कोशी पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो 1-2 लाइन के और देखते हैं। पहले जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 डी जेड दे दिया, और जो लाइन सिगमेंट दे दिया गाइज वो दे दिया आयोटा से 1। तो देखो इसको कैसे करोगे? आयोटा से 1 जेड की। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना गाइज, इसमें क्या था हमारे पास? एक्स और वाई की फॉर्म थी और डी जेड था। तो हमें क्या, या तो एक्स वाई को जेड में कन्वर्ट करो या फिर डी जेड को एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक चॉइस थी हमारे पास, है ना, कि किसी ना किसी को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड दिया हुआ और फंक्शन भी जेड का ही दिया हुआ है, और लिमिट दे दी आयोटा से 1, तो आप डायरेक्ट आयोटा से 1 पुट कर सकते हो ना। आयोटा से 1 पुट कर दो, इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 4/3 माइनस 5/3 आयोटा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना करते तो कैसे करते? तो गाइस जेड दिया हुआ है हमारे पास, जेड स्क्वायर निकाल देते हैं। यहाँ से जेड स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 माइनस टी का, ये जो स्क्वायर करते ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा टी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा टी 1 माइनस टी, इसको करते, फिर इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते, लिमिट फिर 0 से 1 लगा देते, यहाँ से डी जेड निकालते। तो उस वे से करना बहुत लेंथी हो जाता था। क्यों? क्योंकि गाइज जब जेड में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम पुट करके क्यों करेंगे? हमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू चाहिए ही नहीं है,
क्योंकि लिमिट डायरेक्ट आयोटा से 1 दे रखी है तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को किया कि जहाँ पे एक्स और वाई थे तो कैसे करना था, और अगर एक्स वाई ना दे के क्वेश्चन में डायरेक्ट जेड और डी जेड ही दे दिया तो कैसे करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वे से करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है ना। करके देख लेना, 2-2.5 पेज भर जाएंगे, आपके मन को संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। देखो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे आप क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो इस पे बेस क्या आ गएगा, इस क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/z प्लस आयोटा क्यूब माइनस 5/z प्लस आयोटा प्लस 8dz इजिकल टू z प्लस आयोटा का मोड 1। तो देखो मैंने जो कॉम्प्लेक्स के लेक्चर है उनमें इसको सर्कल को बनाना बता रखा आपको कि सर्कल बनेगा कितने रेडियस का बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। ये फॉर्म जो होती है हमारी सर्कल की, ये होती है z माइनस जेड का नोट इजिकल टू r। तो ये r रेडियस का सर्कल बनता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, z नोट हो जाता है हमारे पास। अब इसको कंपेयर करोगे तो सेंटर कितना होगा गाइज, माइनस आयोटा सेंटर होगा। तो आयोटा जो माइनस आयोटा नीचे आता है, ठीक है, रेडियस कितनी है 1, तो 1 रेडियस का सर्कल करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये सर्कल इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ओके अब देखो z प्लस आयोटा क्यूब, ओके माइनस आयोटा सर्कल के अंदर लाई करने लगा, यस माइनस आयोटा तो यहाँ पे सर्कल के अंदर ही है, तो ये कंटूर के इनसाइड आ गया, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो अब देखो जो कॉची थ्योरम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं गाइस, मैंने शायद नोट डाउन नहीं किया उसको, मैं बता देती हूँ। कॉची फॉर्मूला जो कॉची थ्योरम होती है वो क्या होती है, एफ जेड एनालिटिक है विद इन कनेक्टेड डोमेन डी। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट 0 हो जाती है। तो जो 8 होता है गाइस, ये तो हमारे पास क्या होता है, 8 होता है एनालिटिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, और ये एनालिटिक भी होते हैं। तो ये एनालिटिक है तो कॉची थ्योरम इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कॉची फॉर्मूला लगेगा। आप बोलोगे कैसे, तो देखो गाइज ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब 1/z माइनस जेड नोट की पावर n, अगर n 1/, है देखना ध्यान से, 1/, है तो 1/, यस। अगर n 1 से ज्यादा है, n तो कितना है 3 है, तो 1 से ज्यादा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे आपने बोल दिया 0 हो जाएगी, चलो देख लेते हैं। एफ जेड से कंपेयर कर दो, एफ जेड का पर्टिकुलर केस ही तो है 1। अगर एफ जेड यहाँ पे 1 है हमारे पास, इस क्वेश्चन में एफ जेड 1 है, तो 3 ऑर्डर का वो जो सिंगुलरिटी आने लग रही है उसका ऑर्डर कितना है, आयोटा जो माइनस आयोटा जो हमारे पास सिंगुलरिटी है जेड नोट है वो 3 बार है। तो उसको क्या करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर बाई डी जेड स्क्वेयर एफ ऑफ जेड, है ना, और उस पर जेड नोट लगाएंगे तो कांस्टेंट है 1 का डेरिवेटिव करते ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा गाइज। 0 में कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो वो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट जो इसका है ये क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो कांस्टेंट का काम करता है। तो इसलिए अगर n की वैल्यू 1 है तो 2π आयोटा आ जाता है, और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जो n होता है ना गाइज ये इंटीजर से चलता है। कभी भी आप जब क्वेश्चन करोगे ना कॉची फॉर्मूले से या रेशियो के लिए, तो वहां पे कभी भी आपको फ्रैक्शन में पावर नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। जैसे अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे तो वहां पे तो 3/2, 5/2, 9/4 इस टाइप से वैल्यू दे देता था। लेकिन हमारा जो अभी क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन करने लग रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने लग रहे हैं, वहां पे वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देंगी, वो जो वैल्यू चलती है गाइज वो इंटीजर से चलती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, हाँ तो देखो इसका 0 आ गया। अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली ये बचा है। अब इसमें एफ जेड कितना है, 5 है, जेड माइनस आयोटा पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया था, एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 है तो 2π आयोटा एफ ऑफ जेड नोट आ जाएगा। तो 2π आयोटा एफ जेड कितना है, 5 है, माइनस था तो -5, जेड नोट आयोटा 5 में क्या आयोटा पुट कर सकते हो, नहीं पुट कर सकते ना, क्यों, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। तो 2π आयोटा इंटू -5 करेंगे तो -10π आयोटा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइज। देखो एक क्वेश्चन और, 1 प्लस ई पावर जेड बाई जेड दे दिया, तो जेड इजिकल टू 1 मीन्स 1 रेडियस का सर्कल है हमारे पास। आपको हमेशा पहले सर्कल बना के देखना जब भी कॉम्प्लेक्स को सोल्व करोगे। तो जेड इजिकल टू 0 लाई इनसाइड, तो यस जेड इजिकल टू 0 लाई इनसाइड, तो जेड माइनस जेड नोट से कंपेयर करोगे इसको, तो जेड नोट की पावर कितनी है हमारे पास, 1 ही है। यहाँ पे अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने, 1/z प्लस ई की पावर जेड बाई जेड, नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि एफ जेड तो ये कंप्लीट ही है ना ऊपर वाला। तो एफ जेड नोट का काम कौन करने लग रहा है हमारे क्वेश्चन में, 0 करने लग रहा है। तो एफ ऑफ जेड नोट पुट कर देंगे तो 1 प्लस ई की पावर 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2π आयोटा इंटू 2 करेंगे तो 4π आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइज यहाँ से। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चला कि आपने 2π आयोटा पुट कर दिया, अरे पावर 1 है ना, तो पावर 1 के लिए तो डायरेक्ट पुट कर देंगे ना 2π आयोटा एफ जेड नोट। अगर यहाँ पे बाय चांस जेड माइनस जेड नोट का जो स्क्वायर यहाँ पे जेड का स्क्वायर हो जाता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता गाइज 1 प्लस ई पावर जेड बाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 जो जेड इजिकल टू 0 2 बार आ जाती, तो क्या करते 1/2 माइनस
n-1 करना होता है तो 2-1 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही आ जाता, 1/1 फैक्टोरियल d/dz 1 प्लस ई पावर जेड का एक बार डेरिवेटिव करते तो ये क्या आ जाता है, ई पावर जेड ही आ जाता। और जब जेड को 0 पुट करते है ना, जेड इजिकल टू जेड नोट लिमिट पुट करेंगे ना, जेड इजिकल टू जेड नोट, तो जेड माइनस जेड नोट क्या वैल्यू है, 0 है, तो ई की पावर 0 कितना आ जाता है, 1 आ जाता। तो 2 पाई आयोटा इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाता 2 पाई आयोटा। यहाँ से अभी आया 4 पाई आयोटा। तो समझे कुछ। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे जेड स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 4 डिवाइडेड बाई दे दिया जेड प्लस 2 आयोटा। तो जेड सर्कल दे दिया 3 रेडियस का, तो जेड इक्वल टू -2 आयोटा। तो सर्कल का 3 रेडियस का क्या मतलब है कि यहाँ से भी रेडियस 3 होगी, यहाँ से भी रेडियस 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 है ना। अब सिंगुलरिटी -2 आयोटा है, तो -2 आयोटा मीन्स -2 देखो ना यहाँ पे y एक्सिस पे -2, तो ये तो यहाँ पे रेडियस 3 थी, ये तो इनसाइड लाई कर गया। तो यस, एक और पावर कितनी है, एक ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नोट, है ना। तो एफ ऑफ जेड ये था, इसमें जेड नोट पुट कर दो, मीन्स -2 आयोटा पुट कर दो, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -8 पाई आयोटा -20। ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, इसको तो कर लोगे ना। अभी देखो, अभी दे दिया हमें जेड स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर प्लस 4 और सर्कल दे दिया, अब की बार जेड माइनस आयोटा का मोड इक्वल टू 2। तो कैसे करोगे, रेडियस पता चल गई 2, सेंटर क्या है माइनस आयोटा, मीन्स आयोटा सेंटर लेना है। मीन्स आयोटा का क्या मतलब होता है, अगर कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 1 ही तो लेना है ना। तो y एक्सिस पे 1 सेंटर लेके 2 + 1 करेंगे तो 3, तो 1 2 3। और देखो इसको आप एक बार इस आयोटा को भूल जाओ, मैंने बहुत बार फॉर्मूला तो बता रखा आप लोगों को, है ना, बट फिर भी डाउट है तो इसको देखो, ऐसे करो, जेड माइनस जेड नोट जो है ना, हम जब सर्कल की इक्वेशन देखते हैं, मान लो अगर ऐसे है कोई इनइक्वालिटी x - 2 = 2, ये x माइनस मोड 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं, x - 2 का मोड, और ये पे -2, तो x क्या हो जाता है 4, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको 0, है ना, 0 से 4। तो सेम यहाँ पे यही है, इसको 1 मान लो आप आयोटा को। आयोटा का मतलब बस क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। आप बोलोगे अरे तो इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी। जब आपको x प्लस आयोटा y पुट करोगे यहाँ पे, माइनस आयोटा का मोड इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो x प्लस आयोटा कॉमन ले, y - 1 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब x प्लस आयोटा जो होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y का मोड ये क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है ना, तो वही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y 2y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -3 इक्वल टू 0। तो देखो सेंटर बना दो इसका 0, और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और रेडियस कितनी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। इसको उससे कंपेयर कर देंगे ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जो रेडियस है इसकी कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2, रेडियस 2 आ गई, सेंटर 0 1 आ गया। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो सेंटर यही तो आया, रेडियस कितनी लेनी है 2, तो 1 और 2 है ना, सर्कल बन गया। तो ऐसे ये होता है, इसको बनाना होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये जस्ट डायरेक्ट ये बता देती हूँ, इतना वर्क ना करना पड़े हमें, ठीक है। बट ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ऐसे समझ लेना अब इसको। तो देखो सेंटर बन गया। अब जेड स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस 2 आयोटा, जेड माइनस 2 आयोटा, इसको ब्रेक किया। अब देखो 2 आयोटा तो लाई करने लग रहा है हमारा यहाँ पे, लेकिन -2 आयोटा यहाँ तो आयोटा तक गया है हमारे पास, है ना। -2 आयोटा तो क्या है नीचे, ये लाइन नहीं करेगा हमारे डोमेन में, ठीक है। तो ओनली सिंगुलरिटी क्या आई है, जेड इक्वल टू 2 आयोटा आ गई हमारे पास सिंगुलरिटी। तो एफ जेड अब की बार कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एफ जेड हो जाएगा, है ना। तो 2 आयोटा पे निकाल दो, 2 आयोटा पे निकालोगे, 2 आयोटा पुट करोगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर बाय 4 आयोटा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा -2 पाई। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, क्या है गाइज, cos 2z बाई जेड पावर 5 मोड जेड इक्वल टू 1 दे दिया। तो कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, वही है सेम। अब की बार जो जेड इक्वल एन की वैल्यू है वो कितनी दे दी गाइज, हमारे पास एन की वैल्यू दे दी 5, और 1 रेडियस का क्या बनाना है हमें, सर्कल बनाना है। और इसका जो पॉइंट है जेड माइनस जेड नोट से कंपेयर करो, तो जेड माइनस जेड नोट से कंपेयर करोगे तो जेड नोट की वैल्यू क्या आ गई गाइज, 0 आ गई। 0 तो इसके अंदर लाई करती है, तो यस फॉर्मूला लगा दो, कौशी फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर। तो वो क्या होता है 2 पाई आयोटा बाई n - 1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी थी 5, 5 में से 1 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, d4 बाई डी जेड फॉर एफ ऑफ जेड नोट। तो देखो 2 पाई आयोटा बाई 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, d4 बाई डी जेड फॉर cos 2z का 4 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे, एक बार करोगे cos z का डेरिवेटिव माइनस साइन z,
टू जेड का करोगे तो टू जेड, फिर से एक बार करोगे तो टू का फिर वो 4 चला जाएगा, फिर करोगे तो 8, फिर करोगे तो 16, और इसमें फिर क्या करोगे लास्ट में जेड जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो कितना होता है 1 होता है, तो 4 पाई बाई आयोटा बाय 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, जस्ट क्या करना था, कोस टू जेड का 4 टाइम डेरिवेटिव करना था, सिंपल। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें क्या दे दिया गाइज, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 डी जेड। तो देखो अब हमें रियल पार्ट ऑफ जेड पता है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है जेड प्लस जेड बार बाय 2। अब ये 2 उस साइड ले गया ये, तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास कितना हो जाएगा गाइज, जेड प्लस जेड बार हो जाएगा ना। ओके, यहाँ पे 2 भी आएगा, और फिर ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा हमारे यहाँ पे। तो देखो जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 बन गया। अब देखो सर्कल कितने रेडियस का दिया हुआ है, 1 रेडियस का दिया हुआ, मीन जेड जेड बार इजिकल टू 1, जेड बार की वैल्यू आ गई 1 बाय जेड, पुट कर दो इसमें जेड प्लस 1 बाय जेड, जेड प्लस 2, एलसीएम ले दो तो जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड प्लस 2। अब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन बन गया गाइज हमारे पास। सर्कल का रेडियस कितनी थी, 1 रेडियस का सर्कल था हमारे पास, जेड इजिकल टू -2 और 0 सिंगुलरिटी, -2 तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होता है, ये तो लाइन नहीं किया हमारे पास सर्कल में, है ना। जेड इजिकल टू -2 डज नॉट बिलोंग टू सी, सी क्या है हमारा जो भी सर्कल है, और जेड जीरो लाई करने लग रहा है, तो एफ जेड नोट निकाल दो किस पे, 0 पे, तो 2 पाई आइटा, एफ ऑफ जेड नोट निकालो तो 2 पाई आइटा, इसमें जो एफ जेड है ये है, इसमें 0 पुट करो तो 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई आयोटा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको क्या करना था, जस्ट सोल्व करना था। ठीक है गाइज, अभी देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे दे दिया हमें 1 बाई जेड क्यूब जेड -1 का स्क्वायर, सेंटर दे दिया 2, रेडियस दे दी 5, तो 2 को लेके 2 को लेके 5 रेडियस का सर्कल बनाना है, तो 1 2 3 4 5 इस साइड चला जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 5 -2 होएगा, जब इसको खोल लेंगे जेड -2 लेस देन 5, -5 है ना, तो जेड लाई कर देगा 5 और 2 7, और यहाँ से करेंगे तो -3, तो -3 से 5 के बीच में लाई करेंगे तो 1 2 3, तो -3 यहाँ पे होता है, तो ये सर्कल बना देंगे हम। ठीक है, अब देखो जेड इजिकल टू 0 जेड इजिकल टू 1 दोनों लाई करने लग रहे इस सर्कल के अंदर, जेड 0 यहाँ पे होता है, जेड 1 यहाँ पे है ना, तो ये दोनों लाई करने लग रहे, तो दोनों पे अलग अलग से वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार 0 पे निकालो, तो 0 पे निकालोगे जब हम, तो एफ जेड ये बन जाएगा हमारे पास, है ना। तो जेड 0 पे कितने, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो कोई हायर फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आइटा बाई n - 1 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, एफ जेड यहाँ पे जेड इजिकल टू जेड नोट बाद में पुट करना होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आइटा डी बाई डी जेड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा -2 बाई जेड -1 क्यूब, क्यों, क्योंकि u इंटू यू बाई वी का फॉर्मूला लगा दो, है ना, u बाई वी का लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। एक बार और डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके लिमिट पुट करो जेड इजिकल टू 0, जेड 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 1 का स्क्वायर 1, 3 दूनी 6 बाई 0 - 1 की पावर 6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो 6 पाई आइटा आ जाएगा। फिर निकालो जेड इजिकल टू 1 पे, जेड 1 पे निकालोगे तो एफ जेड ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई जेड क्यूब, तो 1 बाई जेड क्यूब एफ जेड हो गया, 2 पाई आइटा, जेड इजिकल टू 1 पे कितना था 2 ऑर्डर का था, तो डेरिवेटिव कितने टाइम्स होगा n-1 टाइम्स, मीन्स एक बार डेरिवेटिव होगा। 1 बाई जेड क्यूब का करेंगे तो -3 बाई जेड 4 डेरिवेटिव आ जाएगा, जेड 1 पुट करोगे तो -6 पाई आइटा आ जाएगा। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी होती है ना गाइज हमें, तो कॉशी फॉर्मूला जो डिफॉर्मेशन के लिए होता है वो क्या होता है, इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। वहां पे तो क्या होता है गाइज 2 पाई आयोटा जितनी भी है हमारे पास वैल्यूज जो भी कंटूर आए हैं C1 + C2 उनका सम कर देते हैं, लेकिन हमने 2 पाई आयोटा से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो बाहर करने की अब की बार नीड है नहीं, डायरेक्ट इनको ऐड कर दोगे, 6 पाई आयोटा -6 पाई आयोटा, आंसर आ जाएगा 0। तो इस कंटूर का जो है अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो दोनों पे सोल्व करना, 0 पे 1 पे आंसर निकाल देना, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे e पावर 2 आइटा जेड बाई जेड 4 माइनस जेड 4 बाई जेड माइनस आइटा क्यूब, सर्कल दे दिए 6 रेडियस का, हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस है 6। तो देखो जेड 0 और जेड आइटा, जेड 0 यहाँ पे होता है, जेड आइटा यहाँ पे होता है, दोनों लाई करने लग रहे हैं सर्कल पे, तो 0 पे वैल्यू निकाल दो, आइटा पे वैल्यू निकाल दो, 0 पे निकालोगे तो एफ जेड ये बनेगा, ये थोड़ी ना बनेगा, है ना। अलग अलग इंटीग्रेशन को तो अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इसको इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ओके, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, अलग अलग सोल्व कर लो। तो इस पे करोगे तो 3 ऑर्डर का जो डेरिवेटिव करेंगे इसका 3 बार डेरिवेटिव करोगे, इस पे करोगे तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे। तो देखो 0 के लिए 3 बार डेरिवेटिव करना ई पावर आइटा जेड का, ई पावर आइटा 2z, एक बार करोगे 2 आइटा, फिर करोगे 2 आइटा, फिर करोगे 2 आइटा, तो 2 पाई आइटा बाई 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल था,
ई पावर 2 आयोटा जेड, इसको करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, जेड 0 पुट करो, ए की पावर 0 1 हो जाता है, यहाँ से कुछ कटता है नहीं, आयोटा स्क्वायर -1, एक माइनस यहाँ से था तो प्लस हो जाएगा 8π/3। अब सेकंड वाले को सोल्व करो। सेकंड वाला क्या था हमारे पास, सेकंड वाले में यही तो था जेड 4/z माइनस आयोटा क्यूब, तो आयोटा पे 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो d²/dz², 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 4z³, एक बार और करोगे 12z स्क्वायर आ जाएगा, z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर पुट, आयोटा पुट करोगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, एक माइनस बाहर था तो प्लस हो जाएगा 12π आयोटा। अब क्या करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था हमें, है ना, क्या करना था गाइज, सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ से 8 सॉरी क्या हम ऑलरेडी -z4 जो है ना लेके चलने लग रहे हैं, जो ये वाला माइनस है यहाँ पे लेके चलने लग रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 8π/3 और यहाँ से आ जाएगा 12π आयोटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइज कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 10/z प्लस आयोटा की पावर 4 और जो सर्कल दे दिया z प्लस आयोटा 1, तो माइनस आयोटा को लेके एक 1 रेडियस का सर्कल खींचना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास z इक्वल टू माइनस आयोटा, अंदर लाई करने लग रहा है यस। लेकिन जब 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो देखो मैंने आपको बताया एफ जेड जब कांस्टेंट हो ऊपर तो उसका डेरिवेटिव अगर एन एक्स से ज्यादा तो कंप्लीट जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव से जीरो हो जाएगा, है ना, वैल्यू तो पुट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है गाइज, अभी उसके बाद देखो एक क्वेश्चन दे दिया z+1/z dz और मोड z दे दिया 2, तो कैसे करोगे, वही z क्या है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक कॉची थ्योरम से क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, इसको करोगे तो ये क्या हो गया 1/z, z माइनस z0 से कंपेयर कर दो, z0 क्या हमारे पास यहाँ पे जीरो, n की वैल्यू कितनी है 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है 2π आयोटा, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा 2π आयोटा। अगर सेम यहाँ पे 1/z² दे देता तो क्या हो जाता गाइज, ये तो फिर भी एनालिटिक कोशिश से जीरो होता। अब की बार देखो z की पावर 1 से ज्यादा दे दी, ऊपर 1 है, एक बार डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, इसका आंसर आ जाएगा 2π आयोटा। डिफरेंस समझ में आया आपको। अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे अब की बार दे दिया e⁻z dz, 0 से 2 पे लिमिट दे दी, तो 0 से 2 पे डायरेक्ट क्या पुट कर दो, सोल्व कर दो, e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z होता है e² -1, आंसर आ जाएगा। अब की बार देखो 0 से 1 दे दिया e⁻2t 2 dt, सोल्व करोगे e² -1 आ जाएगा। हमारा दे दिया वेयर सी इज ए पॉलीगोनल पाथ कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट क्या कर दी पुट लिमिट कर दी, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे सेकंड वे में, क्या कि 0 से 1, अगर 0 से 2 आप बोलोगे 0 से 1 कैसे कर दी, अरे हमने z को रिप्लेस कर दिया ना लाइन सेगमेंट वाली फॉर्म से, तो 1 - t इंटू 0 प्लस 2 इंटू टी, तो z की वैल्यू आ गई 2t, dz की कितनी आ जाएगी 2 dt आ जाएगी, dz के प्लस पे 2 dt और z के प्लस पे 2t पुट कर दिया, तो e की पावर 2t का इंटीग्रेशन हो जाता है e की पावर 2t/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट पुट करो e² -1, तो कैसे भी कर लो, इससे भी यही आंसर आया, इससे भी यही आंसर आया। अब कॉची थ्योरम यहाँ पे आ गई, तो कॉची थ्योरम को देख लो। कॉची थ्योरम क्या बोलती है, सपोज f इज एन एनालिटिक फंक्शन विच इज f फंक्शन है विच इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन D, देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर C इन D, डोमेन के अंदर जो भी सिंपल क्लोज कंटूर होगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू C, इंटीग्रेशन f z का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो f क्या होना चाहिए हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है डोमेन के अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी डोमेन डी हुई है क्लोज कंटूर दिया उसके विद रिस्पेक्ट टू जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है कॉची थ्योरम। कंडीशन क्या, फंक्शन एनालिटिक हो, तो जैसे अब z है, z जो है कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये x इक्वल टू CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो सब कुछ कल देखेंगे। आई नो मेरे को वो पहले कराना चाहिए था, बट गाइज पता क्या है, एनालिटिक और कॉम्प्लेक्स जो आर्गुमेंट है ना वो बहुत बार बेसिक्स में करा चुके हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तो इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया है कि स्टार्टिंग का जो 1-2 चैप्टर होते हैं ना वो तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे आते हैं ना तो कोई नहीं करता है उनको, तो इसलिए मैंने लास्ट से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना वहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना गाइज। आई होप आपको मजा आने लग रहा होगा इस मैराथन में। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का जो भी जितना भी अभी ये लेंथ ही चलेगा कि आपको कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ नहीं हुआ, जो भी आपका रिएक्शन है ना देना कमेंट करके। अच्छा ना लगे तो भी बता देना कि नहीं मैम अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगे तो भी बता देना, ओके। कॉची थ्योरम देखी अभी हमने, इसके बाद देखो गाइज, इसके बाद हमने कॉची थ्योरम देखी, कॉची थ्योरम के हमने क्या देखे क्वेश्चंस देखे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो कॉची थ्योरम वाला जो हमारा टॉपिक है ये हो गया है कवर यहाँ से। अब उसके बाद आता है पावर सीरीज। पावर सीरीज मैंने रियल का स्पेशल लेक्चर पावर सीरीज पे डाला है, आपने वहाँ पे देखा भी पावर सीरीज को कैसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रियल वाला अलग है, वहाँ पे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, रियल
कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ग्राफ नहीं बना सकते ना, तो इसका इंटरवल नहीं बता सकते अब कि कौन से इंटरवल में कनेक्ट वो होगा, हमारा कन्वर्जेंस होगा, है ना। तो देखो पावर सीरीज क्या होती है गाइज? एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ये चलती है। ए नोट प्लस ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर इज कॉल्ड है पावर सीरीज। जो ए एन को ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और इसका सेंटर होता है जेड नोट। अगर जेड नोट जीरो हो जाता है तो इसको ऐसे ओपन कर देंगे, ए नोट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर। अगर जेड नोट जीरो नहीं है तो इसको ऐसे ओपन करेंगे, ए नोट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आता है पावर सीरीज में, आप बोलोगे होता क्या, तो हमें निकालना क्या होता है, इसमें निकालना होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकालते हैं? जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है उसको आर से डिनोट करते हैं। जो भी आ गया उसके जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो आर आया, तो आर की हर लेस वैल्यू के लिए सर्कल जो आता है वो कन्वर्जेंस होता है, उसकी बाहर वाली वैल्यू के लिए डाइवर्जेंस हो जाता है। कैसे? लेट एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन इज ए पावर सीरीज। ए नॉन नेगेटिव नंबर आर इज सेड टू बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज इफ द पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर जेड माइनस जेड नोट। जो भी सर्कल का रेडियस जो भी हमें दिया हुआ है, अगर उसका मोड करें उसकी हर लेस वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो जाए आर, और डाइवर्ज हो जाए उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो आर आया है, आर क्या आती है? रेडियस ही होती है। तो मान लो 3 रेडियस आ गई, तो इसके हर इनसाइड वैल्यू के लिए तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है? कन्वर्ज होता है, बाहर वाली वैल्यू के लिए डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है ना। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? अगर ये बाउंड्री आ जाए, द सर्कल जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू आर का मीन्स होता है सर्कल की बाउंड्री, ठीक है ना। इज द अबाउट डेफिनेशन इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अब आप बोलोगे इसको निकालते कैसे है? तो वही दो फॉर्मूले, कोशी रूट फॉर्मूला और रेशियो टेस्ट हमारे पास। इसको डिनोट करते गाइस 1/r से। ये निकालते लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n का मोड ले, या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an का मोड ले। आप बोलोगे मोड क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो नेगेटिव में नहीं होती ना, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है? मोड लेना पड़ता है। अब वो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज दे दे, कैसी भी सीरीज दे दे, मोड लेने से तो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोवाइडेड द लिमिट राइट हैंड एग्जिस्ट। ओके, फाइनाइट इनफाइनाइट डजेंट मैटर, बस क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक रिजल्ट होता है गाइज, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज ए एन जेड माइनस जेड नोट पावर एन इज ए सर्कल सेंटर्ड एट जेड नोट। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है इसका जिसका सेंटर क्या होता है? जेड नोट सेंटर होता है, सच दैट सीरीज कन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सर्कल। वो ही मैंने आपको बता दिया है कि जो सर्कल जो बनेगा उसके हर इनसाइड पॉइंट के लिए जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है, और बाहर वाले जितने भी पॉइंट है उनके लिए क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑफ एवरी पॉइंट इनसाइड सर्कल एंड डाइवर्जेंट एट एवरी पॉइंट आउटसाइड सर्कल। एंड गाइस जो ये लेक्चर चलने लग रहा है ना, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने स्पेशल जो ये ना 26 से 27 सीट है, मतलब आप सोच सकते हो एक ये ऐसे सिंगल सीट है, ये 26 सीट है, शायद 26 या 27 सीट है। तो ये कंप्लीट मैंने ऐसे ही किया है कि भाई आप लास्ट मोमेंट पे बुक वगैरह ना खोल के पीडीएफ से भी आप जैसे बाई चांस एग्जाम देने जाने लग रहे हो, तो आप जिस भी ट्रैवल करने लगे तो ट्रैवल के टाइम पे भी आप इसको देख लो, एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लो कि बुक वगैरह ना हो तो भी, ठीक है। तो मैंने स्पेशल ये 8-10 घंटे लगा के ये नोट्स बनाए हैं, अदरवाइज मैं अब से पहले जो मैराथन है वो ले देती, इनको लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब आप बोलते पीडीएफ, तो मैं थक जाती हूँ गाइस करते करते, सच्ची बता रही हूँ। तो ये होता कि मैं कभी कभी रात को पीडीएफ सेंड करती हूँ कि भूल जाती हूँ, ठीक है ना। तो आप बट मैं करती डेली हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि कमेंट किया करो, मेरे को आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलते हैं, तभी पता चलता है मुझे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कराया है, नहीं कराया तो मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूंगी ना गाइज कि आपको अच्छा लगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट करके बताया करो, ओके। अदरवाइज कमेंट करने से कुछ ये तो है नहीं कि कमेंट से कुछ बेनिफिट होने लग रहा है, नहीं ना, बट वही है मोटिवेशन मिलती है, ओके। बता दिया करो एंड तैयारी करते रहो एग्जाम की। कभी ये हाँ आज गाइस ग्रुप में आए हुए थे कि वो लिंक वगैरह था कि जो भी हमारा G20 इसके रिलेटेड एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो गाइस 99% चांस तो है नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम 9 सितंबर को ही होगा, ओके। तो आप ये जो अफवाह उड़ रही है ना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा वो होगा, इन पे ध्यान मत दो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है ना। जो इंटेलिजेंट जो समझदार बच्चे होते हैं ना वो ध्यान नहीं देते, लेकिन जो मीडियम होते हैं ना जिनको ये है कि हाँ तैयारी है नहीं है, जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो इन पे ध्यान देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर बाद में बोलेंगे काश ध्यान ना दिया होता उस न्यूज पे, ओके। तो मैं पर्सनली यही बोलूँगी आप लोगों को कि उन चीज़ों पे ध्यान ना दे के अपनी तैयारी रखो
एंड कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट आपको कल ही मिलेगा, एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा रियल का या फिर लीनियर का। कमेंट करके बता देना किसका चाहिए है। ओके, ये देखा हमने रिजल्ट। अभी देखोगे इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालना होता है। इससे पहले ये टेस्ट यहाँ पे रियल में भी किए थे, बहुत बार इनको सीरीज में सीक्वेंस में कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे भी मैंने इसलिए नोट डाउन कर दिया कि चलो पीडीएफ बनेगी तो आपको याद आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करने लग रही, आप इनको देख लेना। ओके, अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है गाइस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन Zn बाई n पावर n। तो देखो हमारा फॉर्मूला जब चलता था वहां पे, तो वहां पे क्या होता था, an z माइनस जेड नॉट पावर n, तो ये ऐसे खुलेगी। तो जो सर्कल ऑफ रेडियस के लिए an की नीड पड़ती थी गाइस, Zn की तो नीड पड़ती ही नहीं थी हमें, है ना। तो an क्या है यहाँ पे 1 बाई n पावर n है ना, an प्लस 1। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको दो वे से कर सकते हो, या तो an पावर 1 बाई n से कर लो। अगर यहाँ से इसको करोगे an की पावर 1 बाई n, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई n हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, जीरो हो जाएगा। 1 बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो आर कितना आ जाएगा गाइज, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया हमारे पास, इनफाइनाइट आ गया। ये दोनों वे से हो सकता था, या ऐसे करो या फिर an प्लस 1 बाई an से कर लो। तो 1 बाई आर इजिकल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an। तो 1 इसको n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे, काटोगे पीटोगे, जो भी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये e बनेगा, e इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बन जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी जीरो। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो गाइज यहाँ से एक रिजल्ट ये बनता है कि अगर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आता है ना, तो वो जो सीरीज होती है, रियल में भी बताया था, वो हमेशा क्या हो जाती है, पूरे आर पे कन्वर्जेंट हो जाती है। यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इन्फिनिटी आ गए, तो जो हमारे जो फंक्शन होता है, अगर फंक्शन की बात करें ना, तो वो फंक्शन होता है गाइड एंटायर फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इन्फिनिटी आ जाता है, तो फंक्शन हो जाएगा एंटायर फंक्शन, मीन्स डिफरेंशिएबल भी, कंटिन्यूस भी। ओके, सेम अगर हम सीक्वेंस में रियल एनालिसिस में बात करें, अगर वहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाता था, तो हम बोलते थे जो सीक्वेंस है वो पूरे आर पे कन्वर्जेंट है ना, वहां पे पूरे आर, क्योंकि वहां पे रियल लाइन थी, है ना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो सीरीज है वो क्या है, एंटायर है। ओके, तो एंटायर और कन्वर्जेंट का कंसेप्ट समझ में आया। रियल है तो कन्वर्जेंट बोल लेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो एंटायर बोल लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन था ये। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो देखो Zn log n दे दिया आपकी बार, तो an क्या हो गया हमारे पास, log n, n प्लस 1 करोगे तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दे, तो log n प्लस 1 हो जाएगा। 1 बाई आर अप्लाई किया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई n, log n बाई log n प्लस 1, लिमिट पुट करो, log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फॉर्म ही बन गया, एक बार डेरिवेटिव करो, तो 1 बाई n, n का 1 हो जाएगा, 1 बाई n प्लस 1, इसका 1 हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ तो n प्लस 1 बाई n, n कॉमन ले दो, तो n कॉमन लेोगे तो 1 प्लस 1 बाई n बन जाएगा। ये हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी है जीरो, 1 प्लस जीरो करके 1 आ गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाई आर बना है, तो r की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया हमारे यहाँ से 1। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 3 प्लस n आयोटा की पावर n दे दी, Zn दे दिया, तो an क्या हो गया, 3 प्लस n आयोटा की पावर n, an प्लस 1 क्या हो जाएगा गाइज, 3 प्लस n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, an प्लस 1 बाय करोगे, कैंसिल आउट करोगे, देखोगे इन्फिनिटी r जीरो आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा जीरो। एक वैसे ऐसे कर सकते थे, या फिर अगर पावर n दिखने लग रही है तो इसको क्या करते, n की पावर डायरेक्ट क्या कर लेते, 1 बाई n कर देते, ये कितना आ जाता, 3 प्लस n आयोटा आ जाता, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 3 प्लस इन्फिनिटी करते तो वो क्या आ जाता, इन्फिनिटी आ जाता, 1 बाई आर इन्फिनिटी आया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इसको भी दोनों वे से कर सकते थे। मैं इसको इस वे से क्यों बताने लग रही हूँ, अगर बाय चांस गाइज n की पावर 1 बाई n ध्यान ना भी आए तो n प्लस 1 बाई n से भी आप कर सकते हो, करो कैसे भी, बस रेडियस कन्वर्जेंस निकालना है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे n फैक्टोरियल Zn, तो n फैक्टोरियल है, अब तो पावर n नहीं कर सकते ना क्योंकि है ही नहीं, तो कैसे करोगे, n फैक्टोरियल हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 बाई n कर दो। यहाँ पे अब देखो मैं लिखने लिख रही यहाँ पे बार बार कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1 बाई आर के इक्वल, तो अगर आगे नहीं लिखा मिले तो समझ लेना, ठीक है ना, खुद से। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को n इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा ना, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं गाइज, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम लिख देते हैं, तो यहाँ से n प्लस 1 बाहर आएगा तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 1 बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 1 बाई आर इन्फिनिटी है, तो r की वैल्यू आ गई जीरो, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया जीरो, यहाँ से भी कितना आया था, जीरो। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे दिया गाइज, pn दे दिया, पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया।
पी एन बी ए पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल ऑफ डिग्री के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से ग्रेटर देन की क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर। पी एन में बात थी तो एन स्क्वायर ले दिया। पी एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन प्लस 1 बाई पी एन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1 आ गया। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ रिजल्ट क्या कि पी एन दे दे, अगर वो हमें पी एन कोई भी पोलिनोमियल दे दे, कितने भी डिग्री की पोलिनोमियल दे दे, यहाँ पे 1 200 200 1 करोड़ कुछ भी, कितने भी डिग्री की पोलिनोमियल दे दे, तो उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसके केस में गाइज, पोलिनोमियल के केस में। ओके गॉट इट, याद रखना ये रिजल्ट। मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि इस रिजल्ट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ। पी एन पोलिनोमियल देते तो बिना सोल्व किए 1 लगा देना आप, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे -1 पावर n z -2 आयोटा की पावर n बाय n। ओके अब देखो इसका क्या पूछा उसने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। तो -1 की पावर n मोड लेते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो an कितना आ गया, -1 की पावर n बाई n, n प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1 की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब देखो जब रियल किया था ना, तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर z माइनस जेड नोट है तो वहां पे हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना होता था, है ना। तो मैंने क्या बोला था वहां पे कि हम z माइनस जेड नोट को भी an में कंसीडर करेंगे, और फिर वो z माइनस 2 आयोटा का मोड ले जाएंगे, फिर वो 1। तो यहाँ से अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया, तो सेंटर तो यही होगा ना, z माइनस 2 आयोटा। तो रेडियस इसको z माइनस 2 आयोटा का मोड लेस देन r होता है ना, सर्कल जो कन्वर्जेंट यही तो रीजन होता है। तो r कितना आया, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना, जस्ट डायरेक्ट z माइनस 2 आयोटा लिखने की नीड ही नहीं है। ये तो जस्ट क्या है कि आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता ना, फिर तो आप कैसे भी कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो, इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमें क्या पूछने लग रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन करो किस पे, जो सर्कल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आने लग रहा है ना उसकी बाउंड्री पे। सर्कल तो बनेगा हमारा, है ना, हमें पता है इनसाइड के पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, आउटसाइड के पॉइंट पे डाइवर्ज करेगी, बट बाउंड्री पे क्या होगा, तो बाउंड्री पे तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। एक सीक्वेंस सीरीज दे दी गाइज हमें, 1 बाई n z पावर n। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अभी अभी निकाला था, 1 बाई n क्या है ये, इसका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे, अरे an प्लस 1 बाई an से कर लेना ना, an 1 है, ये कितना हो जाएगा, an प्लस 1 1 बाई n प्लस 1, an बाई n करोगे तो 1 बाई n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 1 से जो सर्कल ऑफ z 0 था ना, z माइनस जेड नोट को कंपेयर करोगे तो 1 के लेस के लिए कन्वर्ज, ग्रेटर के लिए डाइवर्ज। 1 पे चेक करो, z को 1 पुट कर दो, सेम रियल वाला काम है गाइज। z को 1 पुट करोगे तो सीक्वेंस आ गई 1 बाई n, सीरीज ओके, 1 बाई n सीरीज आ गई। ये क्या है, डाइवर्जेंट हो जाएगी किससे, पी टेस्ट से। पी टेस्ट क्या होता है, 1 बाई n की पावर p, ये सीरीज कन्वर्ज होती है जब p ग्रेटर देन 1 हो, डाइवर्ज हो जाती है जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 के लिए तो क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो बाई p टेस्ट ये क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। किस पे, बाउंड्री पे। बाउंड्री क्या थी हमारे पास, 1, ओके, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया था 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 बाई n स्क्वायर दे दिया z पावर n, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो अब भी 1 ही आएगा, निकाल के देख लेना आप लोग। z1 पे बिहेवियर चेक करोगे, 1 बाई n स्क्वायर बन गई, p टेस्ट ही अप्लाई कर दो, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की पावर p कितना आ गया, 2 आ गया, तो बाई p टेस्ट कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज जो है बाउंड्री पे क्या है, कन्वर्जेंट है, और ये सीरीज जो है बाउंड्री पे क्या है, डाइवर्जेंट है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, एन जेड एन। अब देखो मैंने बताया पोलिनोमियल के केस में जो हमारा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट तो 1 आएगा, तो जो z लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्ज हो जाएगी। बाउंड्री पे z को 1 पुट करो, तो z को 1 पुट करते ये क्या आ गई, n आ गई। ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना दे देगी, ये इन्फिनिटी दे देगी, 0 नहीं देगी। आप बोलोगे कैसे, तो चले जाओ सीक्वेंस में। जो हमारा होता है जनरल नेसेसरी कंडीशन किसकी होती है, कंट्रापोजिटिव ऑफ जनरल नेसेसरी कंडीशन। जनरल नेसेसरी कंडीशन क्या होती है सीक्वेंस के केस में गाइज, जब वो होती है सीरीज। अगर सीरीज हमारी कोई कन्वर्जेंट है ना, तो उसकी लिमिट हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। सीरीज कन्वर्जेंट है मीन्स अगर हमारे पास an सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी लिमिट आएगी 0। और इसका कंट्रापोजिटिव क्या होता है गाइज, अगर इस an को सीक्वेंस ले ले, इस पे लिमिट निकाल ले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 से डिफरेंट आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट है। तो इसकी n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे देगा, 0 से डिफरेंट, तो ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके
अभी उसके बाद देखो, अभी क्या निकाला था हमने, बिहेवियर ऑफ बाउंड्री पे निकाला था, बिहेवियर एट बाउंड्री। अभी निकालने लग रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, जैसे सीक्वेंस सीरीज में जब रियल में था तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाला था, यहाँ पे निकालेंगे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। डोमेन क्या होती है, ओपन और कनेक्टेड होती है। ओके, देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आयोटा जेड माइनस 1 पाए, यहाँ पे दे दिया 2 प्लस आयोटा की पावर एन। तो एन क्या देंगे अब आप लोग, कंप्लीट कोई एन लेना पड़ेगा क्योंकि जेड माइनस जेड नोट टाइप का कुछ नहीं बनने लग रहा ना। तो एन क्या होगा, ये कंप्लीट एन प्लस 1 कर दो या फिर एन की पावर, अब मेरे को पावर में एन दिखने लग रहा था तो मैंने एन की पावर 1/n ही कर दिया। तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन की पावर 1/n क्या होगा, लिमिट लगा दो, इसका मोड लोगे तो मोड तो चलेगा आपकी बारी। तो ये लेस देन कितना होता हमारे पास। अभी देखो जो कोशी टेस्ट था, ये मैंने क्या बोला था, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है ना। तो कोशी टेस्ट क्या होता है, UNBA सीरीज कॉम्प्लेक्स UNL है तो L लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन L के लिए डाइवर्जेंट, L 1 पे फेल हो जाता है। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस तो कन्वर्जेंट पूछा है, तो कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा, L लेस देन 1 होगा, लिमिट जो आएगी। तो लेस देन 1 अप्लाई कर दिया, इसको मोड को उस साइड ले गए तो जेड आयोटा माइनस 1 का मोड लेस देन होगा 2 प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा बी का मोड क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए प्लस आयोटा बी का मोड क्या हो जाता है गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट। तो ए क्या है 2 है, बी कितना है 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का रूट 5। यहाँ पे करोगे इसमें से आयोटा कॉमन लोगे तो आयोटा का मोड क्या होता है हमारे पास, आयोटा का मोड होता है 1। यहाँ पे 1 बाई आयोटा आ जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो जेड प्लस आयोटा का मोड लेस देन रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। किया है कुछ नहीं किया गाइज। अगर ये क्वेश्चन इतना निकालने के बाद आपसे वो पूछना लग जाए इसकी रेडियस क्या होगी, अरे तो कंपेयर कर दो जेड माइनस जेड नोट आयोटा का मोड लेस देन आर, तो यही तो है ये आर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी रूट 5 और सेंटर हो जाएगा इसका माइनस आयोटा। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे -3 की पावर -n जेड -1 की पावर 2n। तो अब की बार सेंटर तो हमें ऑलरेडी पता 1 सेंटर का लेना है, ठीक है ना, 1 यहाँ पे आएगा। एन दे दिया तो एन क्या है, जेड माइनस आयोटा की पावर 2, 3n को नीचे लेके आ जाएंगे हम, 3n हो जाएगा। पावर 1/n करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका होल p पावर n, इसको 1/n लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन की लिमिट निकालो, तो कन्वर्जेंस यहाँ पे भी तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना है, तो लेस देन 1 के लिए ही निकालेंगे। तो जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर लेस देन 3। अब मेरे को पता है मोड जेड स्क्वायर और ये मोड जेड का होल स्क्वायर ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो पावर को बाहर ले गए, जेड माइनस आयोटा का जेड माइनस 1 का मोड का होल स्क्वायर लेस देन 3, पावर 1/2 की, तो जेड माइनस लेस देन रूट 3 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर 3 के प्लेस पे 2 की पावर माइनस दे देता तो क्या आ जाता, जेड लेस देन रूट 2 आ जाता। सेम क्वेश्चन क्या है गाइज, यहाँ पे अगर 2 आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा प्लस एन की पावर 1 ये देता तो एन बाई एन की पावर 1/n करते, यही आता। लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज होती तो ये उस साइड चला जाता, इसका मोड करते तो ये कितना आ जाता, 2 ही आ जाता। तो ये जो है ये ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगी, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। मीन्स इसमें जो सर्कल बनेगा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा का मोड, ये क्या बनेगा, इसकी रेडियस 2 से ग्रेटर होगी और ये वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, मतलब आउटसाइड रीजन में। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गाइज, इसमें दे दिया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को जस्ट सोल्व करना। आप बोलोगे अरे ये तो अभी तो पावर सीरीज चलने लग रही थी। हाँ मेरे को पता है पावर सीरीज चलने लग रही थी, बट बीच में रिवीजन के लिए डाल दिया इस क्वेश्चन को। जैसे मोड जेड दे दिया 2 और e पावर 2 जेड बाई जेड प्लस 1 दे दिया डी जेड। तो जेड 2 जो सेंटर है वो कितना हमारे पास -1, 2 रेडियस का क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। -1 तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, लाई करेगा इन साइड, तो एफ जेड नोट 2 पाई आइटा लगा दो, 2 पाई आइटा एफ जेड नोट, तो 2 पाई आइटा एफ जेड क्या है, e की पावर 2 जेड -1 पुट करोगे तो e की पावर -2, आंसर आ जाएगा, यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस। ये रेडियस दे दी, इसका क्या बताना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, ROC। तो n कितना हो जाएगा, 1 प्लस n पावर n स्क्वायर बाई n क्यूब हो जाएगा। अब देखो n की पावर 1/n कर लो, n की पावर 1/n प्लस 1 करने से बहुत लेंथी हो जाएगा गाइस, इसलिए 1/n पावर की है। तो n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n लिख सकते हैं ना, एक n से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/n की पावर n बाई n क्यूब की पावर 1/n। इसको रिवर्स कर लो, 1/n अंदर ले आओ और n क्यूब को बाहर ले जाओ। तो ये इसकी लिमिट भी पता होती है हमें, x की पावर 1/x लिख लो इसको, इसकी लिमिट होती है हमेशा 1। ओके, याद रखना इसको, ये होती है e, ये होती है 1। तो इस कंप्लीट की लिमिट कितनी आ जाएगी गाइज, हमारे पास आ जाएगी e। आप बोलोगे इसकी लिमिट 1 कैसे होती है, तो y लिमिट पुट कर लो इसको,
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका नाम दे दिया वाई, वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n, लोग अप्लाई कर दो तो पावर आगे आ जाएगी log n बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, एक बार डेरिवेटिव करोगे 1/n, n का 1 हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, log y इज इक्वल टू 0, ई अप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 मीन्स 1, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो e बाई 1 करोगे तो e आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/re है तो r कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, अब इसका क्या बताना है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड दे दिया 1/1 माइनस जेड अबाउट जेड इक्वल टू 1/4 पे बताना है। तो गाइज ये भी जब थ्योरी करी थी तो मैंने बताया था कि अगर बाय चांस वो फंक्शन दे देता है और उसके बाद वो क्या पूछता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछता है पावर सीरीज का, तो हम बताते हैं नियरेस्ट सिंगुलरिटी से उसका डिस्टेंस, तो जेड इक्वल टू 1/4 से इसके सिंगुलर पॉइंट क्या है 1 है, तो जेड इक्वल टू 1 यहाँ पे होता है, 1/4 यहाँ पे होता है, इनका डिस्टेंस बता देंगे तो 1 माइनस 1/4 तो डिस्टेंस आ जाएगा 3/4, नियरेस्ट सिंगुलरिटी डिस्टेंस बता देते तो आंसर आ जाएगा सी 3/4। अगर इस टाइप का दे दे तो आप इसको ऐसे डिस्टेंस निकाल देना। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास टॉपिक आ गया गाइज, ये है हमारे पास जीरोज एंड देयर ऑर्डर, ठीक है ना। अब तक हमने किया पावर सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अब है जीरोज। जीरोज क्या होती है गाइज, ए नंबर जेड नोट इज जीरो ऑफ ए फंक्शन एफ इफ एफ जेड नोट जीरो, एक नंबर है उसको जीरो बोलेंगे अगर फंक्शन में उसको पुट करने पे हमारा आंसर क्या आ जाए जीरो आ जाए, फंक्शन में पुट किया जीरो आ गया तो उसको बोल देंगे जीरो। वी से डेट एन एनालिटिक फंक्शन एफ हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इक्वल टू जेड नोट, इसको जेड नोट को एन ऑर्डर की जीरो कब बोलेंगे, इफ एफ जेड नोट जीरो एफ डैश जेड नोट जीरो एफ डबल डैश जेड नोट जीरो, बट एफ एन टाइम जेड नोट करेंगे तो वो जीरो ना हो, और जो जीरो वन ऑर्डर की जो जीरो होती है उसको बोलते हैं सिंपल जीरो, ए जीरो ऑफ ऑर्डर वन इज कॉल्ड सिंपल जीरो। जीरो ऑफ ऑर्डर इन क्या होती है, ए फंक्शन एफ डेट इज एनालिटिक इन सम डिस्क जेड माइनस जेड नोट मोड लेस देन आर हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ एंड ओनली इफ एफ कैन बी रिटर्न एस, हम एफ को कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट की पावर एन इंटू जी जेड, जो जी जेड होता है ये कभी भी जीरो होगा नहीं, और जी जेड हमारा क्या होगा एनालिटिक होगा, किसमें इस डिस्क में, जो हमें डिस्क दी हुई है इसके अंदर ये एनालिटिक हो जाए, और एफ जो भी फंक्शन है उसको हम इस टाइप से लिख सके कि जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जितना एन है उसी को बोल देंगे जीरो ऑफ ऑर्डर एन, यहाँ पे एन टू है तो टू ऑर्डर जीरो, एन थ्री है तो थ्री ऑर्डर जीरो, लेकिन कंडीशन क्या है जी जेड कभी भी जीरो नहीं होगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे दिया, एफ जेड दे दिया 1 माइनस कोस जेड, तो हमें जीरो पे बिहेवियर बताना है, इसका जीरो पे बिहेवियर बताना है, तो एफ जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगी हमारे पास, एक बार क्या करोगे डेरिवेटिव पुट करोगे तो एफ डैश जेड निकालोगे तो 1 का तो जीरो हो जाएगा, कोस जेड का माइनस साइन जेड, एक माइनस बाहर था तो साइन जेड आ जाएगा, एफ डैश में जीरो पुट करोगे तो जीरो आ गई, डबल डैश करो कोस जेड आ जाएगा, इसमें जीरो पुट करो तो ये तो नॉन जीरो आ गया, तो मीन्स दो बार डेरिवेटिव करने पे नॉन जीरो आया ना तो ये जीरो हो जाएगी ऑफ ऑर्डर 2। इसको ऐसे कर लो, या फिर जीरो निकालते टाइम हम किसका एक्सपेंशन यूज करेंगे, एक्सपेनेंशियल का। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे जैसे ई पावर जेड साइन जेड कोस जेड, तो इन क्वेश्चंस में हम करेंगे एक्सपेंशन का यूज गाइस। कैसे, देखो 1 माइनस कोस जेड की एक्सपेंशन खोल दो तो ये क्या होती है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, माइनस अंदर लेके जाओ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस जेड 4/4 फैक्टोरियल प्लस जेड 6/6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ऐसे जाएगी। एफ एफ जेड स्क्वायर कॉमन ले तो जेड स्क्वायर 1/2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इसको मान लो जी जेड, जो सेकंड रिटर्न फॉर्म बताएगी ना कि एफ को ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, तो यस जीरो पे बिहेवियर बताना था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जेड माइनस जीरो का स्क्वायर इसको, और ये कभी भी जीरो होगा नहीं। आप बोलोगे क्यों, अरे जेड को जीरो पुट कर दो वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी, कभी जीरो आ ही नहीं सकती इसकी वैल्यू है ना, तो ये क्या हो गई जी जेड हो गया, ये एनालिटिक हो गया, इसकी पावर कितनी थी 2, तो यहाँ से भी बोल देंगे डायरेक्ट 2 ऑर्डर जीरो। ओके, तो एक्सपेंशन से करो या फिर डेरिवेटिव से करो, चॉइस आपकी है। अभी एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद, जैसे इसमें क्या दे दिया गाइज, क्वेश्चन दे दिया हमें एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड, जेड जीरो पे ही बताना है, जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करो 1 माइनस कोस जेड आ जाएगा ये जीरो, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे साइन जेड ये जीरो, ट्रिपल करोगे कोस जेड ये नॉन जीरो आएगा तो ये जीरो हो जाएगी ऑर्डर 3 की। ऐसे कर लेते, या फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे करते, एक्सपोनेंशियल ओपन करके करते, तो देखो जेड माइनस साइन जेड की क्या होती है जेड माइनस 3/3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे करते ना, इस जेड से ये कैंसिल हो जाता है, ये प्लस जाता तो जेड3/3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5/5
5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। जेड क्यूब कॉमन ले लो, 1/3 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 3 ऑर्डर जीरो आ गई। क्यों? क्योंकि जी जेड ये मानेंगे, जी जेड कभी भी जीरो होगा नहीं हमारे पास। ओके, तो यहाँ से भी निकाल देते 3 ऑर्डर जीरो। तो चॉइस अब आपकी है, कैसे निकालना है आपको, जैसे भी प्रैक्टिस करो कर लेना। थ्योरी तो आपने पहले की हुई है ना, तो वहाँ पे भी मैंने तभी ऐसे बताया था कि बाय अगर ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है तो जनरल सी बात है हम एक्सपोनेंशियल से करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्सपोनेंशियल तो आपको क्या होती है, याद होती है, डायरेक्ट पुट करो, कटेगा जो उसको काट देना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब की बार दे दिया एफ जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको करना थोड़ा है, कैसे करोगे, है ना, जीरो पुट करो, जीरो पे ही बताना है बिहेवियर। एफ जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, एक बार डेरिवेटिव करो, 2 आगे आएगा, 2 साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड साइन स्क्वायर का करेंगे तो कोस स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2 जेड, जीरो पे जीरो, फिर डबल डेरिवेटिव करो, फिर पुट करो, जीरो आएगा, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे, जीरो आएगा, फिर 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे, वो नॉन जीरो आएगा। तो देखो सोल्व करके दिखा रखा है, इसीलिए मैंने कि टाइम जब करे तब ज़्यादा ना हो वेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखा है। अब मैं ये तो बताऊंगी नहीं डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आप करके देख लेना। 4 टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, तो बोल देंगे जीरो ऑफ ऑर्डर 4। अब आप बोलोगे इतना लेंथ ही नहीं कर सकते, तो गाइज एक्सपेंशन ही ओपन कर दो। साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर की है ना, तो साइन जेड, इसको साइन जेड स्क्वायर लिख सकते हैं एक बार के लिए। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, पावर तो एंगल में ही जाती है। तो इसको लिख दो, जेड को जेड स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो जेड स्क्वायर बाय 6 सॉरी जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब होता है ना, जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब की बार क्या करना, जेड स्क्वायर करना, तो जेड क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो जेड 6/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसको कर दोगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से, जेड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो जेड की पावर 4 प्लस इसका करेंगे 2ab, तो जेड 8/3 प्लस जेड 12/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। जेड 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी, जब आप करके देखोगे तो 4 ऑर्डर की जीरो आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो वो आपकी चॉइस, आपको कैसे करना है। अब मैं एक रिजल्ट बता देती हूँ क्या, कि एफ जेड इक्वल टू साइन एम जेड एन है, तो जेड जीरो पे बिहेवियर बताना, तो ये इसकी जीरो का ऑर्डर हो जाता है एम इंटू एन, जो पावर दी हुई ना इन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही ऑर्डर हो जाएगा जीरो का। ओके, तो एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ऐसे कर लेना। अभी उसके बाद आता है गाइज जीरोज निकालनी आ गई, जीरो कैसे निकालते हैं। ओके, अभी उसके बाद है गाइज हमारे पास पेज रिपीट हो गए गाइज, 2 पेज पे 7 डाल दिया मैंने, इस पे भी और इस पे भी। तो जो जीरोज वाला है ये 8 है, PDF है तो उसमें समझ लेना। ओके, देखो अब हमारे पास आ गया आइसोलेटेड जीरो। आइसोलेट जीरो तो पढ़ी ना हमने, जीरो क्या होती है, जीरो को कैसे सोल्व करना होता है। अब उसके बाद आते हैं आइसोलेटेड जीरो एंड नॉन आइसोलेटेड जीरो। आइसोलेटेड जीरो क्या होती है गाइज, हम उस जीरो को लेके एक सेंटर बनाए, उस मतलब जो भी डिस्क बनाए, एक सर्कल बनाए, उसमें और कोई जीरो ना आए। A zero z equal to z naught of a function f is said to be isolated if there exists a r positive such that the disk z minus z naught less than r does not contain any other zero of the function f। अगर मान लो ऐसे बनाया हमने, इस कंटूर के अंदर एफ जेड की कोई और जीरो ना आए, तो इसको बोल देंगे आइसोलेटेड जीरो। A zero z equal to z naught of a function f is said to be non-isolated if every disk centered at z naught contain at least one zero of f other than z naught। मीन्स कितनी से छोटी सर्कल बना लो जेड नोट पॉइंट को लेके, उसके अंदर हमारे फंक्शन की और जीरो आए ही आए, मतलब एक से ज़्यादा जीरो आए, एटलीस्ट 2 है ना, उस जीरो से अदर एक जीरो भी आ जाए तो उसको बोल देंगे नॉन आइसोलेटेड जीरो। फॉर एवरी है, फॉर एवरी डिस्क, ठीक है ना, कितनी डिस्क का साइज इतना बड़ा कर लो या फिर इतना कितना भी बड़ा कर लो, उसके अंदर हमारे फंक्शन की एक अदर जीरो आए ही आए तो उसको बोल देंगे नॉन आइसोलेटेड जीरो। अब क्या है, इफ ए फंक्शन हैज ओनली फाइनाइटली मैनी जीरो देन ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड। जैसे जब रियल करते थे तो वहाँ पे देखते थे ना कि n जो है सेट ऑफ इंटीजर है या फिर सेट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर है, ये क्या होते हैं, ये ओपन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको अगर 1 है तो इसको ओपन ये नहीं बना सकते, इसके अंदर और पॉइंट ना आए। तो सेम क्या है, फाइनाइटली जीरो का है, फाइनाइटली जीरो मीन्स 5, 10, 15, 20 कुछ भी होगी, तो 5, 10, 15 मान लो ऐसे सिंगुलरिटी आने लग रही है हमारी, तो इनको लेके तो अपने बना सकते हैं ना, उनमें और कोई जीरो आएगी ही नहीं क्योंकि फाइनाइट है ना। अब ये तो है नहीं कि वो फाइनाइट एक ही उस पे है, मतलब यहाँ पे तो कितने भी छोटे रेडियस का हम ओपन डिस्क तो बना ही सकते हैं ना, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। इफ ए फंक्शन हैज ओनली फाइनाइटली मैनी जीरो देन ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड। ओके,
ऑल जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल और रेशनल फंक्शन और आइसोलेटेड। पोलिनोमियल जो है डिग्री फाइनाइट होती है तो उसकी जीरो भी कितनी आएगी, फाइनाइट आएगी, तो उसकी जीरो क्या होगी, आइसोलेटेड होगी। अब आप बोलोगे रेशनल फंक्शन, तो जो रेशनल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल ही होते हैं। और अभी अभी बताया पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है फाइनाइट होती है, तो डिग्री फाइनाइट, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही तो क्या होते हैं, उसके रूट होते हैं। तो रूट मीन्स जीरो, जीरो तो फाइनाइट ही हो गई। ओके, इफ ए फंक्शन हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो देन दे मे और मे नॉट बी आइसोलेटेड। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरो है तो वो सभी की सभी आइसोलेटेड होगी। ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ आइसोलेटेड हो सकते हैं, कुछ नॉन आइसोलेटेड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है आपके सामने, साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, ये फंक्शन है, इनकी जीरो क्या होगी, साइन जेड जीरो किस पे होता है, एन पाई पे होता है। एन किससे चलता है, इंटीजर से चलता है, तो इसकी कितनी जीरो है, इसकी इनफाइनाइटली मैनी जीरो है। अब देखो एफ जेड इजकल टू क्या दे दिया, साइन 1/z दे दिया, इसकी जीरो क्या आई है, z इजिकल टू जीरो और z इजिकल टू एन पाई। z इजिकल टू जीरो जो आई है वो क्या आई है, नॉन आइसोलेटेड आ गई, और ये सारी जीरो क्या है, ये आइसोलेटेड जीरो है। ओके, द आइडेंटिकली जीरो फंक्शन डिफाइंड ऑन ए डोमेन हैज ऑल नॉन आइसोलेटेड जीरो। जो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन होता है उसकी जो जीरो होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड जीरो होती है। ये क्या कंसेप्ट आता है गाइज, ये आता है आइडेंटिटी थ्योरम से। आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है ये देखो, अभी आप लोग उसके बाद ये समझ में आएगा कि जो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन होता है मीन्स एफ जीरो, इसकी जो जीरो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो नॉन आइसोलेटेड जीरो होती है। तो एक बार अब आ गई हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलती है गाइज, आइडेंटिटी थ्योरम बोलती है लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी एंड देयर इज ए जीरो जेड नॉट ऑफ एफ जेड इनसाइड डी विच इज नॉट आइसोलेटेड, देन फंक्शन ट्रिवियली जीरो हो जाएगा। हमारे पास डोमेन में एक ऐसी जीरो एग्जिस्ट करने लग रही है फंक्शन की कि जो आइसोलेटेड नहीं है, मीन्स वो नॉन आइसोलेटेड है। अगर नॉन आइसोलेटेड जीरो है मीन्स उस रेडियस ऑफ जो भी हमारा डोमेन है उसको जब जेड नोट को लेके डोमेन बनाएंगे तो इसमें एक से ज़्यादा जीरो है तो ये फंक्शन ट्रिवियली जीरो हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन है मोड जेड लेस देन 1 मीन्स 1 रेडियस का सर्कल दे दिया, 1/n फंक्शन दे दिया, n नेचुरल नंबर से, तो 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन एंड 10 × इन्फिनिटी ये चला जाएगा जीरो पे। ठीक है, तो जीरो ये फंक्शन चला जाएगा, जीरो इसमें क्या जाने लग रहा है, डोमेन के अंदर जाने लग रहा है, तो ये फंक्शन ट्रिवियली जीरो हो जाएगा। ओके, सेम सेकंड 1/3 + 1/n है, इसका क्या चला जाएगा z1, ये -1/3 है, ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसका लिमिट पॉइंट अगर सर्कल के अंदर चला जाएगा तो फंक्शन ट्रिवियली जीरो हो जाएगा। आइडेंटिटी थ्योरम को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा इसको, क्योंकि हमारे इसने सिलेबस में है नहीं, इसका बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। जस्ट देखो कैसे आएगा वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसमें जो आइडेंटिटी थ्योरम है ना, इसमें 4 से 5 रिजल्ट हो जाते हैं हमारे, बट वो आपके समझने की चीज़ें है नहीं। मैं आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी थ्योरम बताती हूँ क्या होती है। अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फंक्शन की लिमिट निकालनी होती है। लिमिट अगर फंक्शन के अंदर चली गई तो कैसे करना है और बाहर गई तो कैसे करना, देखो let f z be an analytic function defined on the open unit disk such that f 1/n² दे दिया। ये हमें बताना है f क्या होगा, स्टेप याद करने हैं गाइस जब आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप क्या है, 1/n², जो f ऑफ ये दिया हुआ है ना, इसका लिमिट पॉइंट निकालो। लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसका जीरो आ गया। जो भी डिस्क दी हुई है ओपन यूनिट डिस्क मीन्स मोड जेड लेस देन 1, अगर ये डिस्क के अंदर चला गया ये लिमिट पॉइंट तो 1/n², यहाँ पे n³ होता तो उसको n4 होता तो उसको नाम दे देंगे z। जहाँ पे भी 1/n² है उसको रिप्लेस कर दो गाइस z से। तो देखो n² था, यहाँ पे n² था, कॉमन ले लो, तो n²/n², 5 + 4/n², n² से n² कैंसिल, 1/n² को क्या पुट करना z, 1/n² को z, तो 1 + 5/4z निकाल दिया फंक्शन। अब फंक्शन को 0 से इक्वेट कर दो, सिंगुलरिटी आ गई -5/4, -5/4 इसके अंदर लाई नहीं करने लग रही, तो जो फंक्शन है वो हमारा बन गया ये। बस इतना काम करना, 3 स्टेप। फर्स्ट में लिमिट निकालो, लिमिट जो अगर इनसाइड लाई कर गई तो उसको नाम ले लो z, z में फंक्शन को बना दो, उसकी फिर से लिमिट निकाल दो, मीन्स उसकी क्या निकालो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अगर वो पॉइंट इनसाइड है तो बोल देंगे नॉट सच फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, कब, इफ जो पॉइंट मान लो ये आया है z नोट, वो बिलोंग कर जाए किसमें, हमारे सर्कल में, जो भी जितने भी रेडियस का है। अगर ये
लाई नहीं किया तो बोल देंगे यूनिक फंक्शन मिल गया, लाई कर गया तो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। आइडेंटिटी थ्योरम का वर्क ही यही है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे सो डैट देयर इज नो एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन यूनिट डिस्क। आप बोलोगे क्यों? देखो 1/2n निकाला, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, लिमिट पॉइंट निकाल लो। लिमिट पॉइंट आ गया 0, इसके अंदर लाई करने लग रहा है, यस। तो 1/2n को क्या पुट करो, z पुट करो, तो 2n कॉमन ले, 2n/2n, 2n कॉमन ले तो 4n को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2n, तो 2 + 3/2n, इससे ये कैंसिल आउट, 2 + 3/2n। 1/2n को क्या पुट करना, z, तो 1 + 2 + 3z ये आ गया। इसको क्या करो, 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करोगे तो z की वैल्यू आ गई -2/3। ये तो होता है 0.6 माइनस है, और ये तो मोड z = <1 में क्या करेगा, लाई कर जाएगा। लाई कर गया तो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। बस ऐसे ही पूछेगा वो, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या आएगा, और नहीं करता तो डायरेक्ट बोल देगा नॉट सच फंक्शन एग्जिस्ट। कर लोगे ना अब आप लोग। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे let f be an analytic function on mod z less than r such that f of 1 - 1/n 1 - 1/n² दे दिया for all n greater than equal to 1। फंक्शन दे दिया 2 रेडियस का ओपन यूनिट डिस्क। अब पूछने लग रहा है 1 - 1/n का लिमिट पॉइंट निकालो। लिमिट पॉइंट आया 1, 2 के रेडियस के सर्कल में तो लाई करेगा ही ना, सर्कल में लाई कर गया तो 1 - 1/n को क्या पुट कर दो, z, तो fz कितना आ जाएगा, z² की क्या है ये फंक्शन हमारे पास, ये तो एनालिटिक है, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अगर यहीं पे है इसी क्वेश्चन में अगर z < 1 दे देता गाइज, तो इसका लिमिट पॉइंट आता 1, और वो हमारा क्या होता, बाउंड्री पे लाई करता, तो हम बोल देते नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे तो हम बात ही नहीं करते ना एनालिटिक की, हम इनसाइड बात करते हैं। ओके गाइज, उसके बाद आता है गाइज हमारा टॉपिक सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होती है, टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल, पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो आई थिंक गाइज लेक्चर अभी यहीं पे रोक देते हैं हम, ठीक है ना। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये हम सब कल करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि गाइज बोला नहीं जा रहा, गला खराब हो गया मेरा। ओके, ठीक है ना। तो डोंट वरी, बट कल मॉर्निंग में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। कभी ये सोचो कि नहीं सेकंड पार्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली, चाहे मुझे नाइट में रिकॉर्ड करना पड़े, लेकिन आपको कल 10-11 बजे तक मॉर्निंग में लेक्चर सेकंड मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसको देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कमेंट करके बताना, और जो भी HPSC के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।